हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है यह उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर होने वाली है और इसमें आज हम लोग ग्रामीण परिवेश के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आगामी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। ऐसे आज के लिए क्वेश्चन आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो आइए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का पहला शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा भाई, कह रहा कि तानसेन के गुरु थे। पहला कह रहा वल्लभाचार्य, दूसरा कह रहा स्वामी हरिदास, तीसरा कह रहा है नरहरि दास, या चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो तानसेन के जो गुरु थे उनका क्या नाम था। तो अगर हम लोग बात करें तानसेन जी की तो अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख थे तानसेन, और यह एक महान संगीतज्ञ भी थे। इनके अगर मूल नाम की बात करें तो इनका नाम होता है रामतनु पांडे। और अगर बात किया जाए कि किस राग को ये गाते थे तो इनके द्वारा दो राग महत्वपूर्ण रूप से गाई जाती थी। एक था राग दीपक। तो भैया तानसेन जी के द्वारा जो राग गाई जाती थी राग दीपक और राग मल्हार। ऐसा कहा जाता है कि अगर राग दीपक गाते थे तानसेन जी तो उस समय क्या होता था, दीपक जल जाता था और राग मल्हार गाने पर या राग मेघ गाने पर बारिश होने लगती थी, ऐसा माना जाता है। और अगर इनके गुरु जी की बात करें तो इनके गुरु हो जाते हैं स्वामी हरिदास जी। कौन हो जाते हैं? स्वामी हरिदास जी हो जाते हैं। और स्वामी हरिदास जी के संदर्भ में एक बहुत ही प्रमुख रूप से एक कथा प्रचलित है कि तानसेन रहते थे किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। और एक बार अकबर क्या कहते हैं कि आप अपने गुरु जी से हमको मिलाओ और हमें क्या करना है, उनसे संगीत सुनना है। उनके लोग जाते हैं स्वामी हरिदास जी के पास तो और बताते हैं कि अकबर आपको बुलाए हैं अपने राज्य में, अपने दरबार में बुलाए हैं। तो यहाँ पर स्वामी हरिदास जी साफ मना कर देते हैं वहाँ जाने से, कहते हैं मैं कहीं और नहीं जाता हूँ अपने आश्रम को छोड़कर। तो अंत में क्या होता है कि अकबर स्वयं उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में आते हैं और उनके सानिध्य में बैठ करके उनसे जो है संगीत सुनते हैं। तो जो तानसेन के गुरु हो जाएंगे वह हो जाएंगे स्वामी हरिदास। और वल्लभाचार्य जी की बात करें तो सूरदास के गुरु हो जाते हैं। नरहरि जी की बात करें तो नरहरि दास हो जाते हैं तुलसीदास जी के गुरु। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। पहला कह रहा रत्नावली, दूसरा कह रहा कवितावली, तीसरा कह रहा हुलसी देवी, या चौथा कह रहा मीराबाई। तो तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था यह आपको बताना है। एक अद्वितीय संत। और तुलसीदास जी के बारे में जो कथा सुनने में आती है वह यह आती है कि इनके बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला नाम था। ऐसी कथा सुनने में आती है कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। इस आधार पर इनका नाम राम बोला भी रखा गया था। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, एक बार क्या हुआ था कि तुलसीदास जी की पत्नी चली गई अपने मायके। अब तुलसीदास जी को उनसे मिलना हुआ, बारिश का समय था, नदियाँ थी उफान पर। तो ये क्या करते हैं, किसी तरीके से मुर्दे का सहारा लेकर के नदी पार करते हैं और जा कर के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं उनके मायके में। ये देख कर इनकी धर्मपत्नी जी का जो है पाराहाई हो जाता है। तो वो उनको कहती हैं कि लाज ना आई आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो हो नाथ। और ये बात इनको इतनी हृदय पे लग जाती है कि तुलसीदास जी उसी समय से क्या करते हैं, भक्ति धारा की ओर मुड़ जाते हैं। और ऐसा इन्होंने भक्ति की, ऐसी इन्होंने भक्ति की परिभाषा लिखी कि इनके द्वारा रामचरितमानस जैसे महाग्रंथों की भी रचना की गई। तो यहाँ पे कह रहे तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर पहला, यानी कि रत्नावली। क्या नाम हो जाएगा? रत्नावली नाम हो जाएगा इनकी पत्नी का। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली नाम था। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो सन 2023 में हुआ था ARO का एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया आपका, उसमें भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका देखने को मिला हुआ था कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। यहाँ से बातें क्लियर हो गई कि उसका नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली का नाम था। हुलसी देवी की बात करें तो तुलसीदास की माता हो जाती हैं हुलसी देवी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग। और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? आज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो और वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है
उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, यह आपको बताना है। पहला कह रहा आगरा, दूसरा कह रहा खीरी, तीसरा कह रहा सोनभद्र या चौथा कह रहा वाराणसी। तो सबसे बड़ा जनपद कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह आपको बताना है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल आपके 75 जिले देखने को मिलते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यह आपको बताना है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाता है, तो हो जाता है लखीमपुर खीरी, या जिसको हम लोग खीरी के भी नाम से जानते हैं। यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और अगर कहीं क्वेश्चन ये पूछा होता कि प्रदेश में क्षेत्रफल के क्रम में सबसे छोटा जिला कौन सा है, कौन सा, सबसे बड़ा तो हो गया खीरी, और सबसे छोटा की बात करेगा, सबसे छोटा हो जाएगा हापुड़। क्या हो जाएगा, हापुड़। सबसे छोटा हो जाता है हापुड़ जिला, सबसे बड़ा हो जाता है लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के मामले में, और क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला हो जाता है हापुड़। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी शोध संस्थान कहाँ पर है। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी शोध संस्थान कहाँ है। पहला ऑप्शन कह रहा आजमगढ़, दूसरा कह रहा आगरा, तीसरा कह रहा अयोध्या या चौथा कह रहा आपका वाराणसी। तो कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी शोध संस्थान कहाँ पर है, यह आपको बताना है। तो देखिए, जब हम कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी शोध संस्थान की बात करेंगे तो यह हो जाएगा सही जवाब आपका आगरा। यानी विकल्प संख्या यहाँ पे एक बार फिर से दूसरी सही होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, दूसरा विकल्प हमारा सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी शोध संस्थान आपका आगरा में हो जाता है। और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे हम लोग इम्पॉर्टेंट की सीरीज में रख सकते हैं। अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में हरिऔध कला केंद्र भवन आपको देखने को मिल जाएगा। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में आपको जो है देखने को मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में आपको मिल जाएगा देखने के लिए क्या, वाराणसी में आपको देखने को मिल जाएगा भारतीय कला भवन। तो कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी शोध संस्थान आपका स्थित हो जाता है आगरा में। कहाँ पर, आगरा में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोजपुरी भाषी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है जहां पर भोजपुरी नहीं बोली जाती है। पहला कह रहा आजमगढ़, दूसरा कह रहा गोरखपुर, तीसरा कह रहा लखनऊ या चौथा कह रहा बस्ती। तो इस विकल्प में से ऐसा कौन सा विकल्प है, ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर भोजपुरी का प्रचलन नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के क्रम में चौथा राज्य हो जाता है पूरे भारत का। और अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो प्रथम स्थान पर पूरे भारत में देखने को मिलता है अपना उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर क्या है कि भोजपुरी बोलने की भी जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, भोजपुरी बोलने वाले हैं, उनकी एक विशाल संख्या देखने को मिलती है। और कई क्षेत्र इसमें आपके भोजपुरी बोलने वाले हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा जिला है जो जहाँ पर भोजपुरी नहीं बोली जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह भैया देखो, आपके आजमगढ़ में भी भोजपुरी बोली जाती है, गोरखपुर में भोजपुरी है, बस्ती में भी है। लेकिन अगर हम लोग लखनऊ की बात करें, कहाँ की लखनऊ, तो लखनऊ आपका अवधी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, यहाँ पर आपका भोजपुरी नहीं बोली जाती है। तो 5वें का सही जवाब हो जाएगा तीसरा विकल्प, यानी लखनऊ इसका सही जवाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। पहला विकल्प कह रहा है जबलपुर, दूसरा कह रहा कानपुर, तीसरा कह रहा पंतनगर या चौथा कह रहा फैजाबाद। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, यह आपको बताना है। और यह कब हुई थी, यह हुई थी आपकी 1960 में। कब हुई थी, 1960 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, वह आपकी हुई थी उत्तर प्रदेश में ही। अच्छा, उस समय हुआ क्या था कि 1960 में आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था, विभाजन तो हुआ नहीं था। तो ये 1960 में हुई थी, कहाँ हुई थी, आपका हो गया था उस समय पंतनगर। कहाँ पर, पंतनगर में हुआ था। और उस समय पंतनगर आपके उत्तर प्रदेश में ही लगता था, अब तो ये उत्तराखंड में चला गया है। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में होती है। कहाँ होती है, पंतनगर में होती है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ढोलक के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। पहला कह रहा अमरोहा, दूसरा कह रहा पीलीभीत, तीसरा कह रहा लखनऊ या चौथा कह रहा रामपुर। ढोलक एक प्रमुख वाद्य यंत्र होता है।
अब क्या है कि इसको बनाने के लिए एक ज़िला बहुत ही प्रसिद्ध ज़िला है, बहुत ही फेमस है, वहाँ की ढोलक बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वह ज़िला आपको बताना है। तो ढोलक निर्माण के लिए कौन सा ज़िला इसमें से प्रसिद्ध हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका अमरोहा। कौन सा हो जाएगा? अमरोहा, यानी विकल्प संख्या पहला यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरोहा ज़िला जो आपका है, या ढोलक निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध ज़िला माना जाता है। और अगर हम लोग पीलीभीत की बात करें, किसकी? पीलीभीत की बात करें, तो पीलीभीत आपका हो जाता है बांसुरी उत्पादन के लिए। किसके? बांसुरी उत्पादन के लिए हो जाता है आपका पीलीभीत जिला प्रसिद्ध हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? पहला कह रहा अलीगढ़, दूसरा कह रहा है आपका मुरादाबाद, तीसरा कह रहा सहारनपुर, या चौथा कह रहा फैजाबाद। तो निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं देखने को मिलता है, यह आपसे पूछ रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश में बात, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? पहला कह रहा अलीगढ़, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा कह रहा सहारनपुर, या चौथा कह रहा फैजाबाद। तो इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल आपके 17 नगर निगम देखने को मिलते हैं। और इसमें जो नहीं है वह हो जाएगा आपका कौन सा? वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि फैजाबाद। फैजाबाद आपका नगर निगम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। हम लोग बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कुल आपके 17 नगर निगम देखने को मिलते हैं। और जो नवीनतम नगर निगम आपका बना है वह बना है शाहजहाँपुर। कौन सा बना है? शाहजहाँपुर बना है, यानी 17वां नगर निगम जो हमारा बना है वह बना है शाहजहाँपुर। और यह कब बना है? यह आपका सन 2018 के अंतर्गत बना हुआ है। तो 17वां नगर निगम कौन सा बना है? नवीनतम है आपका 17वां नगर निगम, 2018 में बनाया गया। कौन सा? शाहजहाँपुर को। ठीक है, तो कुल आपके 17 नगर निगम देखने को मिलते हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। चलते हैं आगे हम लोग। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि साथियों, चैनल पर यदि आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा कुशीनगर जनपद का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, पहला कह रहा आपका पडरौना, दूसरा कह रहा उरई, तीसरा कह रहा भदोही, और चौथा कह रहा गौरीगंज। तो देखिए, अपने उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। और उस 75 में से लगभग सभी ज़िले के जो जिला मुख्यालय है जिला का, उसी ज़िले में है। लेकिन 12 ऐसे जनपद हैं जिनका जिला मुख्यालय क्या है? उसी में है, लेकिन अलग नाम से वो जाना जाता है। तो उसी में से प्रमुख हो जाता है आपका कुशीनगर, है ना। तो कुशीनगर का जिला मुख्यालय कहाँ पर है, यह आपको बताना है। तो जब हम लोग देखते हैं कुशीनगर को, तो कुशीनगर का जो जिला मुख्यालय है, ऑप्शन कह रहा है पडरौना, दूसरा कह रहा उरई, तीसरा कह रहा भदोही, या चौथा कह रहा गौरीगंज। तो निम्न सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा कि कुशीनगर जनपद का जिला मुख्यालय कौन सा हो जाता है? तो जो सही जवाब बनेगा वह बनेगा आपका कौन सा? पडरौना। क्या बन जाएगा? पडरौना, यानी विकल्प संख्या एक बार फिर से पहला यहाँ पर सही होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। और अगर उरई की बात करें तो उरई जिला मुख्यालय हो जाता है जालौन का। कहाँ का? जालौन का हो जाता है उरई। और संत रविदास नगर का हो जाता है आपका भदोही। और अमेठी जनपद का हो जाता है जिला मुख्यालय गौरीगंज। तो कुशीनगर का हो जाता है आपका पडरौना, जालौन का उरई हो जाता है, संत रविदास नगर की बात करें तो जिला मुख्यालय हो जाता है भदोही, और अमेठी जनपद का जो जिला मुख्यालय है वह आपका गौरीगंज में देखने को मिलता है। इतनी बातें मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में किसान रथ कार्यक्रम कब चलाया गया? पहला कह रहा है 2010-2011, दूसरा कह रहा है 2009 से 2010, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका सन 2008 से सन 2009, या चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में किसान रथ कार्यक्रम कब चलाया गया? अच्छा, इस कार्यक्रम को चलाए जाने के पीछे की वजह क्या थी? तो यह वजह थी कि जो उत्तर प्रदेश की आबादी है उसमें से अधिकांश क्या हैं? ग्रामीण परिवेश के हैं, किसान है उसमें ज़्यादातर। और किसान क्या करता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है फसलों के लिए, चाहे बीज के जो है नई किस्म आई हो, या उसको कह सकते हैं कि किसी रोग का संचार हो रहा है, या उस रोग पर नियंत्रण करना है, या नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्या हो रहा है कृषि में, इससे अनजान होता है। तो क्या किया गया कि एक वाहन के ऊपर एक LED वगैरह लगा करके डिजिटल फार्म में गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई एक वाहन से। और वहां पर इसको चला करके इसके अंतर्गत कार्यक्रम जो भी होते हैं उन कार्यक्रम को वहां पर डिस्प्ले पे शो किया जाता था, जिससे किसान अपडेट हो जाता था नई नई जानकारी के विषय में जो कृषि से संबंधित होती थी।
तो किसान रथ कार्यक्रम कब चलाया गया था? यह आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या पहला, यानी सन 2010 और 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश में किसान रथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आपका चलाया जा रहा है। तो किसान रथ कार्यक्रम आपका चलाया गया सन 2010 सन 2011 से चलाया जा रहा है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और आज का 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा पूसा रसराज प्रसिद्ध किस्म है। पहला कह रहा आलू की, दूसरा कह रहा गेहूँ की, तीसरा कह रहा खरबूज की, या चौथा कह रहा सरसों की। तो पूसा रसराज इसमें से किस फसल की प्रमुख किस्म है? अच्छा, आपकी जो किस्म फसलों की हो गई या पशुओं की नस्ल हो गई, इससे भी आपके ग्रामीण परिवेश में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पूसा रसराज की। तो देखो भैया, पूसा रसराज ना आलू की किस्म है, ना है आपकी गेहूँ की किस्म, ना है आपके सरसों की किस्म। पूसा रसराज हो जाती है आपकी खरबूजे की किस्म। किसकी हो जाती है? खरबूजे की किस्म हो जाती है आपकी पूसा रसराज। तो यहाँ पर विकल्प आपका तीसरा सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन तीसरा, थर्ड आपका सही जवाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूसा रसराज खरबूजे की एक उन्नत किस्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग रुख करते हैं और कह रहा है कि रानीखेत बीमारी संबंधित है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। पहला कह रहा विकल्प आपका गेहूँ, दूसरा कह रहा धान, तीसरा कह रहा कुत्ता, या चौथा कह रहा मुर्गी। तो रानीखेत बीमारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाती है? तो देखो भाई, जो रानीखेत बीमारी है ना ये आपकी गेहूँ से संबंधित होती है, ना ये आपके धान से संबंधित हो जाती है। ये हो जाती है किससे संबंधित? मुर्गी से। किससे हो जाती है? मुर्गी से संबंधित हो जाती है। मुर्गी संबंधित हो जाती है आपकी रानीखेत। और इस बीमारी में होता क्या है कि अचानक से वायरस चलता है। पता चला कि शाम को किसान अपनी मुर्गियों को देखा है कि अच्छी कंडीशन में मुर्गियां हैं, स्वस्थ हैं, और रात भर में ही वायरस लगा और पूरी पूरी मुर्गियां क्या होती हैं? मरना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें रानीखेत नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो बीमारी है यह पहली बार देखने को मिली थी उत्तराखंड के रानीखेत जनपद में। इसी वजह से इस बीमारी का ही नाम रानीखेत रख दिया गया है। इसमें बचाव के लिए क्या किया जाता है कि यदि किसान को शंका होती है कि इस बीमारी किसी एक मुर्गी में ऐसे वायरस आ चुके हैं, तो उस मुर्गी को क्या करता है? अन्य मुर्गी से अलग करके ले जाके कहीं पे मार के दफना देता है ना, जैसे उसके वायरस जो है उसका जो है संचार अन्य मुर्गियों में ना हो सके। तो रानीखेत बीमारी हो जाती है आपकी मुर्गी से संबंधित हो जाती है। कुत्ते की बात करें तो कुत्ते से हो जाती है आपकी कौन सी बीमारी? कुत्तों में रेबीज होती है। तो रानीखेत बीमारी संबंधित हो जाएगी आपकी मुर्गी से, यानी कुक्कुट उद्योग से संबंधित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13वां आपका कह रहा है कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? विकल्प पहला कह रहा है 289 से 292 दिन तक। विकल्प दूसरा कह रहा है 140 से 160 दिन का। विकल्प तीसरा आपका कह रहा है 281 से 334 दिन का, या चौथा विकल्प कह रहा है आपका 122 दिन का। तो गाय का जो गर्भकाल है वह लगभग कितने दिनों का होता है, यह आपको बताना है। तो देखो भैया, जो गाय का गर्भकाल होता है यह लगभग कब से? तो आपका 289 से लेकर के 292 दिनों का होता है। यानी पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 140 से 160 दिन की बात करें तो लगभग ये टाइम पीरियड है किसका? यह हो जाता है बकरी का गर्भकाल। किसका हो जाता है? बकरी का हो जाता है। और 281 से 334 दिन की जो गर्भकाल होता है यह होता है भैंस का। और 122 दिन के लगभग जो गर्भकाल होता है वह होता है आपका सूअर का। ठीक है, तो गाय का जो गर्भकाल होता है यह लगभग 279 से 292 दिनों का होता है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, 14वें की ओर। और 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और कह रहा है प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? पहला कह रहा है 1 जुलाई 1952, दूसरा कह रहा है 24 जनवरी 1951, और तीसरा कह रहा है 1950। चौथा विकल्प कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ, यह आपको बताना है। अपने आप में ग्रामीण परिवेश के बहुत ही बढ़िया स्तर के क्वेश्चन आप देख रहे हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और इसकी अन्य वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर तो आपको जो है यूपी जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ आपकी सारी वीडियो लगी हुई है। तो प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो देखो भैया, जो
जमींदारी उन्मूलन था 1950, यह 24 जनवरी 1951 को इस पर जो है सहमति मिली थी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और तब यह अधिनियम बन गया था। तो 24 जनवरी 1951 तो इसको जो है अधिनियम बना है। और लागू कब से हुआ प्रदेश में, तो यह लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 1952। कब से? 1 जुलाई 1952 से यह आपका लागू कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, चलते हैं आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों मुख्य रूप से किस ऋतु की फसल है? पहला कह रहा रबी की, दूसरा कह रहा खरीफ की, तीसरा कह रहा जायद की फसल है, या चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सरसों मुख्य रूप से किस ऋतु की फसल है। अपने उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हम लोग को देखने को मिलती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो इनमें से जो सरसों है वह किस ऋतु की फसल है? तो देखो भैया, अगर हम लोग सरसों की बात करें, किसकी बात करें? सरसों की बात करें कि किस ऋतु की फसल है, तो सही जवाब आपका कौन सा बन जाएगा? सही जवाब बन जाएगा आपका विकल्प पहला यानी रवि। जो आपकी सरसों होती है यह रवि ऋतु की यानी कि मुख्य फसल होती है। और रवि ऋतु जो आपकी समय चल रही है, जिसमें आपका गेहूं की बुआई की जाती है, यह आपकी रबी की ऋतु कहलाती है। इसकी शुरुआत होती है नवंबर लास्ट से लेकर के दिसंबर तक में, और यह फसलें जो होती हैं मार्च से अप्रैल के बीच में काटने योग्य हो जाती हैं। तो यह आपका हो जाएगा सरसों मुख्य रूप से फसल होती है रबी की फसल। इस तरह से आज हम लोग अपने यूपी जीके और ग्रामीण विकास के बढ़िया क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।